रंग है न रूप है, न छाँव है न धूप है, अव्यवस्थित है आकार, मैं हूँ कलाकार। रंग हूँ, राज भी हूँ राम, हूँ ख्वाजा भी हूँ। रंगमंच पर खड़ा इस राज्य का लुहार, मैं हूँ कलाकार, मैं हूँ कलाकार। A very good morning to one and all present here. I once again welcome you all to this session 2 of this energetic, enthusiastic and enlightening Ahmedabad International Literature Festival. As a kid, every time I used to flip channels, I wondered how can one person be present in different roles, different characters and different behaviors on different channels. And I hope that this might be the same for everyone present here at some point of life. But as we grew up, we realized this is nothing less than an odyssey of an artist. एक कलाकार की कलात्मक यात्रा. And among us today we have one of such prolific, one such very profound kalakar who have been through this kalatmak yatra. Yakku Akhilendra Mishra sir, who through his character of Kroor Singh have popularized the whole show Chandrakanta. And I still remember him saying Yakku. And sir, whether it be Kroor Singh or whether it be Mirchi Seth or you playing Chandrasekhar Azad, we cannot imagine any other person except you in those characters. It was him who immortalized all those characters. And along with him, we also have Ravi Yadav sir, who will be in conversation with him, which is again another pleasure and privilege for us. And he, with his words, with his lyrics, have popularized one of the very important battle of Razangala, which song was sung by one of the very known Bollywood singer. On this note, I would like to invite Akhilendra sir and Ravi sir on the stage. हेलो, नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित जितने भी गुणीजन हैं, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और बैठने से पहले आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद इसलिए चाहता हूं कि आज मेरे वरिष्ठ, उनकी पहचान सिर्फ ये नहीं है कि मेरे वरिष्ठ, बल्कि हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार, एक व्यक्तित्व के तौर पर एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए, बेहतरीन साहित्यकार जिनकी एक पुस्तक आई है लेकिन लोगों का कहना है कि वो पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, ऐसे अखिलेंद्र मिश्र जी बड़े भाई साथ में हैं। जोरदार तालियां। दादा आशीर्वाद दें। आपके साथ बात करना हमेशा मेरे लिए ऊर्जा का कारण रहा है कि मैं इस आयोजन में क्योंकि लगातार आता हूं, तो मैं इस आयोजन के लिए इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना लिखता है। ये बशीर बद्र साहब के लिए तालियां हैं। उमा शंकर जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो हज़ारों साल का अफसाना लिख रहे हैं और उसमें उस अफसाने में कहीं ना कहीं शामिल हैं आप सब। एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए। क्योंकि परिचय दादा का हो ही चुका है, उनकी अनगिनत फिल्में हैं। उनकी यात्रा जो शुरू होती है वो बहुत पहले से होती है, छपरा बिहार से। और रंगमंच, प्रोफेशनली रंगमंच करना बहुत बाद में शुरू करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो बचपन से कला और मंच से जुड़ जाता है। उसके बाद उनका जो पूरा इतिहास है वो सब जानते हैं। क्योंकि हमारे पास समय सीमित है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि हम दादा को सुने। सीधा मैं उनसे बातचीत पर आता हूँ और उसके बाद अगर ऐसा लगा, समय बचा, तो ज़रूर हम लोग आपके सवाल भी शामिल करेंगे। दादा बहुत बहुत स्वागत है अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के इस 8वें वर्ष में, 8 साल में 60 साल का काम करने वाले इस फेस्टिवल में। दादा जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी स्पीच में कहा
कि इस बार का जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट भी है। मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहता हूँ, पहले हम अभिनय पे बात करते हैं, हम साहित्य पे बाद में आएंगे, कि रंगमंच व्यक्तित्व निर्माण में कितना कारगर है नहीं है, और अगर है तो कैसे है। मैं इससे पहले कि दादा शुरू करें, मैं आप लोगों को एक बात के लिए बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो 1 घंटा है वो ज्ञान की वर्षा होगी। बड़ी खामोशी के साथ अपने हाथ खोलकर तालियों के साथ सुने, जोरदार तालियां। इससे पहले दादा शुरू करें। रंगमंच, पूरी सृष्टि रंगमंच है। पूरी सृष्टि, सिर्फ यही रंगमंच नहीं है कि स्टेज मिला एक नाटक कर दिया हमने। पूरी सृष्टि रंगमंच है और हम सब अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, कोई भतीजा है, कोई मामी है, ताई है, बुआ है, या है, काकी है, नानी है, बाबा है, चाचा है, और एक डायरेक्टर है। वो इस मंच पे भेजे जा रहा है, जाओ अपना किरदार निभाओ, अपना चरित्र निभाओ, और जब समय होता है तो फिर एग्जिट कर लो मंच से। एक कलाकार आता है, अपना परफॉर्मेंस करता है और एग्जिट कर जाता है। बिल्कुल वही थ्योरी है। उस समय जो मैं बात कर रहा था ब्रह्मांडीय साहित्य का और इस साहित्य का, बिल्कुल वही है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच का एक छोटा रूप है ये रंगमंच, जिससे हम थिएटर करके कि भाई मैं तो थिएटर करता हूँ, मैं 10 साल से, मैं 15 साल से, मैं 20 साल से थिएटर करता हूँ, जो बात करते हैं, तो उसी का मिनिएचर है। तो पूरी सृष्टि जो है अपने आप में रंगमंच है। रंगमंच ही सिखाता है। रंगमंच करना जितना आवश्यक है, देखना उतना ही आवश्यक है। बल्कि बच्चों में ये बचपन से ही संस्कार डालना चाहिए कि नाटक देखो, चलो नाटक देखने, चलो नाटक हो रहा है। सिनेमा देखने हम ले जाते हैं, हम नाटक देखने नहीं ले जाते। लेकिन मुंबई में हमने देखा, मराठी और गुजराती में ये संस्कार है कि थिएटर जाके बच्चों को दिखाते हैं बचपन से ही कि नाटक देखने जाना है, नाटक देखने जाना है, और बच्चे जाते हैं देखने, और बड़े होने के बाद भी उस संस्कार का पालन करते हैं। और इसीलिए आज गुजराती नाटक और मराठी नाटक कॉमर्शियली वाइबल है। पैसा कमाते हैं लोग, आजीविका चलाते हैं, घर चलाते हैं। जो एक्टर्स हैं, जो बैक स्टेज करने वाले लोग हैं, वो सबको पैसे मिलते हैं। हिंदी में इक्का दुक्का कहीं पैसा मिलता है, नहीं तो हिंदी में पैसे मिलते नहीं हैं। भारतवर्ष का हिंदी थिएटर जो है, हिंदी रंगमंच जो है, वो शौकिया रंगमंच पे आधारित है। शौक ही उसका आधार है, वो शौक पे ही पल रहा है। लेकिन फिर भी पूरे भारतवर्ष में रंगमंच का एक आंदोलन चला हुआ है, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो या महानगर हो, हर जगह रंगमंच इस तरह से चल रहा है। हुआ ये कि रंगमंच के बिना जीवन नहीं है। रंगमंच से समाज का पोषण होता है। ये जो साहित्य कर रहे हैं हम, साहित्य को परोसने का सबसे अच्छा माध्यम रंगमंच है। नाटक क्या है? साहित्य का उत्कृष्ट रूप नाटक है। शब्दों को दृश्य बनाता है नाटक। क्या बात शब्दों है? को, वाह क्या बात है। मैं यदि बोलूं अभी कि मैं अमीर हूं, अचानक आपके मन मस्तिष्क में एक अमीर आदमी प्रतिबिंबित हो जाएगा तुरंत।
मैं अमीर हूं, क्योंकि अमीर को अमीर के साथ जैसा बोला हमने। मैं गरीब हूं, तुरंत आपके मन मस्तिष्क में एक गरीब आदमी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको आपने देखा होगा या जानते होंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो ये सिर्फ बोलने भर की बात है। शब्द बोला, अपने आप आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, जैसे मन में विचार आया प्यार का या नफरत का या अमीर का या गरीब का, वैसे ही बुद्धि ने उसका विश्लेषण किया और उसके भाव को, उसकी प्रकृति को, उसकी प्रवृत्ति को, उसकी वृत्ति को चित्त ने भर दिया उसमें, और वो शब्द दृश्य बन गया। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। तो नाटक साहित्य का ही प्रचार प्रसार का एक माध्यम है। साहित्य से समाज का पोषण कैसे होता है? जब तक साहित्य को परोसा नहीं जाएगा सही ढंग से, तब तक पोषण नहीं होगा। और उसके लिए नाटक बहुत बड़ा माध्यम है। हुआ ये कि नाटक को और सिनेमा को हम वर्षों से भारतवर्ष में छिछला और ओछा समझते आए हैं। नाटक में जाओगे, नाटक करोगे, हैं? पढ़ लिख के बर्बाद होना है, परिवार का इज्जत नहीं समझते हो। भाई को देखो, बहन को देखो, फलना कलेक्टर है, फलना एसपी है, फलना डॉक्टर है, फलना इंजीनियर है, हैं? फलना मर्सिडीज पे घूम रहा है, और तुम नाटक करोगे। तो नाटक को हमने ऐसा समझा, शुरू से ही हमने नाटक को वो दर्जा दिया ही नहीं। भारतवर्ष में ये हालत है। नाटकों का जो व्यापार है वो आप बाहर जाइए जब, तो जिस तरह से इंग्लैंड में और अमेरिका में है, जिस तरह से नाटक चल रहा है, या जर्मनी और फ्रांस में, यूरोपियन देशों में चल रहा है, नाटक का रूप ही अलग है। इतना बड़ा विस्तार और बृहद और विस्तृत हो चुका है नाटक का रूप, रंगमंच का रूप, कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे, हैं, ये क्या हो रहा है? तो ये अगर साहित्य को नाटक के माध्यम से परोसा जाए तो समाज का संवर्धन होगा। समाज के लिए नाटक बहुत आवश्यक है। मतलब आप पेड़ की जड़ में पानी दे रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। समस्या यह है कि हमको पेड़ से सब कुछ चाहिए, लेकिन पानी हम पत्तों में दे रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि पानी जड़ में दो। पानी जड़ में दोगे तो पेड़ जो है बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, रसदार रसदार फल लगेगा, फिर खाओगे, स्वाद आएगा, रसा स्वादन होगा, फिर कहोगे हाँ बड़ा मीठा आम है, बहुत बढ़िया बढ़िया लीची है, अमरूद, क्या अमरूद लगा है इस बार। कारण क्या है? जड़ में पानी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है समाज का जड़ नहीं है, साहित्य का जड़ नहीं है, नाटक का जड़ नहीं है, मनुष्य का जड़ नहीं है? सबका जड़ है। जड़ में पानी देना है, तब जाकर संवर्धन होगा। इस सृष्टि में जड़ हो या चेतन, अगर संवर्धन करना है तो जड़ में पानी देना है। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां। कितनी कीमती बात दादा ने कही कि अगर संवर्धन करना है तो जड़ को पानी देना होगा। मैं आप दोनों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आपने बीच में कई बार ताली बजाने की कोशिश की। जो लोग बाकी बैठे वो भी घबराए नहीं, ऐसा कोई उसमें दोष नहीं है। और योगा में भी कहा जाता है कि ताली बजाने से तो ब्लड प्रेशर ही ठीक होता है। आदरणीय नंदा जी भी आ गए हैं, स्वागत है सर।
दादा, आपने एक बहुत गंभीर बात अभी कही बीच में, क्योंकि आप वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं देश के। आपने इप्टा थिएटर का इतना बड़ा ग्रुप है, वहाँ पे किया एकजुट नादिरा बब्बर जी का, और आपने रंगमंच को देश और विदेश तक में किया है। अभी हम बात कर रहे थे गुजराती थिएटर और मराठी थिएटर, जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, जो हमारे राज्यों की भाषाएं हैं, उनसे तो कहीं ज़्यादा बोली जाने वाली है हिंदी हिंदुस्तान में। तो आपकी नज़र में हिंदी रंगमंच उतना समृद्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि ये बिल्कुल सच बात है कि मराठी और गुजराती जो हमारा रंगमंच है वो कमर्शियल है, उसको लोग पैसे लेके देखने जाते हैं। तो आपकी नज़र में एक वरिष्ठ रंगकर्मी के नाते कौन से कारण लगते हैं कि हिंदी रंगमंच उस तरह नहीं आगे बढ़ पाया जैसा हम सोचते थे? जबकि सरकारी संस्थाएं भी, एनएसडी भी, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा भी सहयोग होता है। देखिए, रंगमंच, मैं हमेशा हर मंच से बोलता हूं कि जब तक भारत सरकार में रंगमंच का एक अलग मंत्रालय नहीं होगा, तब तक रंगमंच पे उस तरह से काम नहीं हो पाएगा। अलग मंत्रालय होना चाहिए, सिनेमा के लिए भी अलग मंत्रालय होना चाहिए। अब हर चीज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में डाल दोगे, अब सिनेमा और रंगमंच इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग थोड़ी ही है। क्या बात? जानकारियों में जानकारी और ज्ञान दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपको केवल जानकारी देती हैं, केवल जानकारी। लेकिन जब तक आप सांख्य से नहीं जुड़ेंगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अब सांख्य बताए कौन कि क्या है? गीता का नाम तो सबने सुना होगा, श्रीमद् भगवत गीता का। उसकी शुरुआत भी भगवान श्री कृष्ण सांख्य से ही करते हैं। अब कौन बताएगा? क्या बात कि सांख्य है क्या? स्थूल स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण, और उसके बाद जाकर उस परम तत्व में स्थित होना। तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जाके जीवन दर्शन मिलता है। जीवन जीने की कलाएं वो कैसे मिलेगा? पढ़ाई भी आजकल वही हो रहा है कि फलना चीज पढ़ोगे तो 1 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर दोगे। फलना चीज मेरा बेटा ये पढ़ रहा है, उसका 2 लाख शुरू हो जाएगा। फलना का पैकेज मिल गया है 60 लाख का। फलना का ये कैंपस प्लेसमेंट है, वहाँ मैंने 2 करोड़ दे के डाल दिया है। अब बच्चों की पढ़ाइयाँ इस तरह से हो रही हैं, और वो बच्चे सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। उनको जीवन जीने की व्यवहारिक कलाएं बिल्कुल नहीं सिखाई जा रही है। उनको पता ही नहीं आचरण क्या है, व्यवहार क्या है, संस्कार क्या है, चरित्र क्या है, व्यक्तित्व क्या है। मनुष्य के सबसे बड़ा खजाना यही है, सबसे बड़ा खजाना यही है। मैं हमेशा जब भी किसी साहित्यिक मंच पे जाता हूं तो मैं इसी साहित्य की बात करता हूं कि सबसे पहले नई पीढ़ी को यह बताना आवश्यक है कि आचरण का साहित्य क्या है, व्यवहार का साहित्य क्या है, चरित्र का साहित्य क्या है, व्यक्तित्व का साहित्य क्या है। जी दादा, एक सीरियस सा सवाल लेता हूँ अभी। जब अभी आप बाहर थे उमा जी, तो दादा ने कहा कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे जहन में वो आने लगता है। उन्होंने कहा अमीर आदमी, तो मैं ढूंढने लगा, मेरे दिमाग में तुरंत उमा जी का नाम आया कि भाई अमीर आदमी ऐसा दिखता होगा।
और फिर नंदा सर भी थे। तो मैं बड़ा घबरा गया कि मैं बाहर ढूंढने जाऊं। फिर इन्होंने कहा गरीब आदमी, तो फिर मैंने अपना चेहरा देखा मोबाइल में, मैंने कहा चलो बैठ जाता हूं। तो एक हल्का सवाल पूछता हूं दादा, फिर हम उस पर आते हैं कि कल जब मैं एयरपोर्ट पर आया, आपके 1 घंटे बाद मैं आया और मेरे 1 घंटा और बर्बाद हुआ। कारण ये था कि वहाँ पर गुत्थम गुत्था होने की नौबत थी। इस बात पर थी कि दादा मेरे से 1 घंटा पहले वहाँ से निकले थे। अच्छा, दादा का मतलब क्रूर सिंह की वजह से डर के वो वाले दादा नहीं बोलता हूँ मैं, थिएटर में दादा हम बड़े भाई को बोलते हैं। कि ये जो ऊर्जा है आप में, यहाँ इस बात पे हंगामा चल रहा था एयरपोर्ट पर कि नहीं वही क्रूर सिंह थे 90 में जब चंद्रकांता आया था। दूसरे ने कहा हो ही नहीं सकते, कितने साल हो गए हैं, 33-35 साल हो गए हैं। ये राज क्या है दादा? ऊर्जा आपकी हमेशा हाई रहती है। आपको उम्र जो है उसको आपके घर का पता नहीं है, या आप उसको कैसे अपने पास नहीं आने देते? वो ऊर्जा कहाँ से आती है दादा? नहीं, किसी दार्शनिक ने कहा है कि जिसके पास गिनने के लिए कुछ नहीं है वो उम्र गिनता है। वाह, तालियां। जो लोग नए आए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वो पहले वाले तो बजा चुके हैं, आपके हिस्से की बजाएं आप। और ऐसे आइंस्टाइन ने भी कहा है E=mc², एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, हायर द एज लोअर द एनर्जी, लोअर द एज हायर द एनर्जी। ये डिपेंड करता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ऊर्जा का जो पूरा खेल है वो भी हमारे बच्चों को बताया नहीं जाता। मेरा इसके पीछे मकसद यही था कि मैंने भले ही हल्के फुल्के अंदाज में पूछा कि ऊर्जा कैसे पाई जाए, कैसे हम ऊर्जावान रहें। इस पर आज बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया और सब पर चल रही हैं, लेकिन हमारे सामने जब ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा को सिर्फ बना के नहीं रखा है बल्कि हमेशा ऊंचा रखा है। आपको कोरोना काल में आपसे बात हो, कभी फ़ोन पर बात हो, मैंने कभी आपको लो नहीं देखा। तो ये बहुत मैं सीरियस नोट पे पूछना चाहता हूँ कि ये अपने व्यक्तित्व में अगर कोई व्यक्ति लाना चाहता है हमारे जैसा, तो कैसे आप उसके लिए कुछ करते हैं, या जो अंतर्मन की जो ऊर्जा होती है उसके लिए क्या करते हैं आप? पहली शर्त यह है कि आप जैसे हैं यथारूप वैसे ही रहिए। वाह। अगर झाड़ू लगाने की जरूरत है तो झाड़ू भी लगाइए, रेडी रहिए, तैयार रहिए, शर्माइए मत। ईश्वर ने हाथ पांव इसी के लिए दिए हैं, फटाक से। आप अपने बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार में 4 चांद लगाइए। क्या बात है। ये आप अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार कीजिए। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलिए। झूठ मनुष्य के एनर्जी को ड्रेन आउट करता है, पूरी एनर्जी को ड्रेन आउट करता है, खींच लेता है। जितना ज्यादा झूठ बोलिएगा उतना एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। हमेशा जब भी बेईमानी कीजिएगा, किसी का हक मारिएगा, आपका एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगा। और जब एनर्जी ड्रेन आउट होता है तभी शरीर में बीमारियां आती हैं, याद रखिएगा। एनर्जी ड्रेन आउट होगा गलत काम करने से, गलत व्यवहार करने से। आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी। जवानी में ही आदमी बहुत मोटा हो गया, वो क्या है? क्या करते हैं आप? जी सर, मैं डायमंड मर्चेंट हूं। पता चला कि डायमंड दिख रहे हैं वो है। वो जो कर रहे हैं जीवन में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहना नहीं चाहिए। एक उम्र के बाद मोटापा है तो अलग बात है, हालांकि मैं भी मोटा हूं। नहीं दादा, बिल्कुल नहीं है। तो ये आप यथारूप रहिए, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने संस्कार को, अपने चरित्र को पकड़ के रखिए। चरित्र बहुत बड़ा हथियार है। मां को मां समझिए, बहन को बहन समझिए। हमारा जमाना था, हमें याद करते हैं आज भी,
पूरे महल मोहल्ले की लड़कियां हमारी बहन होती थी और रक्षाबंधन पे राखी बांधती थी, पूरे मोहल्ले की। और सब भाई कहती थी, भैया कहती थी। आज कह के देख लीजिए, बहन। या भैया भी कह के देख लीजिए। एक ही तरफ क्यों बोलूं, दोनों तरफ बोल रहा हूं। भैया भी कह के देख लीजिए। तो ये जो एक स्तर गिरा है सामाजिक, जो एक विकृतियां आनी शुरू हुई हैं सोच में, कुछ अच्छी बात बताइए तो अगला कहता है या कहती है अपनी सोच बदलो, तुम्हारे सोच में खोट है। अच्छी बात बताने के बाद, मत समझ रहे हैं आप, सोच पूरी एनर्जी, ये जो है ना, ये 13.5 किलो वजन है इसका। 13 किलो, 500 ग्राम, 600 ग्राम, किसी किसी का 13 किलो 200 ग्राम भी है, लेकिन वजन सबका जो है ये मस्तिष्क का, वो 13.5 किलो ही होता है। और पूरी ऊर्जा यही है, शरीर के सारे इंफॉर्मेशन यहीं से जाते हैं। हमारी जो रीढ़ है वो हमारा दूसरा मस्तिष्क है, वो भी सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो जैसी सोच होगी आपकी, जैसी सोच होगी, बुद्धि उसका तुरंत वैसा ही विश्लेषण करेगा। बुद्धि विश्लेषण करता है, जैसी सोच आए, या तो कुछ पढ़िए, या तो कुछ देखिए, या तो कुछ सुनिए, या तो कुछ सूंघिए, छुइए। जैसा विचार आएगा बुद्धि उसका विश्लेषण करेगी, और जैसे विश्लेषण करेगी वैसे ही चित्त जो है उसमें उसके अनुसार उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति सब भर देगी। उसमें भाव आ जाएगा और उसका अस्तित्व खड़ा हो जाएगा। वो आदमी जैसा है वैसा दिखने लगेगा। क्या बात है। मैंने देखा जब दादा ने झूठ और उससे मोटापे को और अपनी स्लिमनेस को जोड़ा तो उमा जी बड़े खुश हो गए। जो लोग बहुत स्लिम नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, उसके और भी कई कारण होते हैं, तो वो परेशान ना हो। दादा, आपने बीच में एक बड़ी गंभीर बात आपने कही, जो आपने कही सामाजिक गिरावट की जो बात, जैसा आपने कहा कि हम भी उसी परिवेश में बड़े हुए कि एक अगर लड़की बहन है, मोहल्ले की लड़की है, बहन है, या जिसने भाई कह दिया तो फिर जीवन भर के लिए कह दिया। एक लाइन बहुत मशहूर है, एक पंक्ति, कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब मैं इसमें फिल्म को भी जोड़ता हूँ, सिनेमा को भी जोड़ता हूँ, कि सिनेमा और साहित्य जो है वो समाज के दर्पण हैं। इसका एक दूसरी भी थ्योरी है दादा, कि जब भी किसी ने कुछ ऐसा बनाया है जिसका हमारे आपके जैसे या यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है, तो वो बनाने वाला या वो लिखने वाला या वो रचने वाला ये कहता है कि जो समाज है मैं तो वही लिख रहा हूँ। तो ये जो अंतर संबंध है, क्या साहित्य समाज का दर्पण है, या साहित्यकार फिल्मकार की नज़र में जो समाज में हो रहा है, जो अपने साहित्य में बहुत सारे लोगों ने, मैं नाम नहीं लेता, गालियाँ लिखी हैं और OTT पे जो चल रहा है वो हम सब जानते हैं, उनका लॉजिक ये है कि देखिए जो समाज में हम तो वही दिखा रहे हैं, और लोग बोलते हैं कि साहित्य सिनेमा समाज का दर्पण है। ये जो घालमेल है, ये क्या बाजारवाद की देन है या क्यों है? इसका क्या रास्ता निकलेगा दादा? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये पहले होता था कि समाज में जो हो रहा है सिनेमा में वही दिखा रहे हैं। अब तो सिनेमा में जो हो रहा है वो समाज में हो रहा है। वो समाज में, बिल्कुल, सिनेमा जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि सिनेमा हमारा साहित्य से कट गया है। जो सिनेमा बनाने वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। उनका एक कोई फिल्म हिट हो जाए तो उसके 15 सीक्वल बन जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दक्षिण भारत की कोई एक फिल्म सुपरहिट हो जाए तो उसका तुरंत राइट्स ले लेता है, और उसके बाद उसका रीमेक बनना शुरू हो जाता है। पश्चिम के देशों में कोई फिल्म अगर ऐसी हो गई, उसका राइट्स ले लेंगे या उसको चुरा लेंगे, कुछ बदल के तोड़ मरोड़ के। ये आसान है। और कुछ कि भाई ये मेरा अपना क्रिएशन है,
दिस इज माई ओन क्रिएशन, यू नो ना। सो हाँ, कुछ उस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, हालांकि बीच बीच में छलक जाए तो माफ़ कीजिएगा। हाँ, वो जिसके पास जो थोड़ा होता है वो छलक जाता है। तो ये जो एक कमाल है कि नए क्रिएशन पे भरोसा नहीं है, पढ़ना छूट गया जब तक पढ़े नहीं। अब जब भारतवर्ष में सिनेमा का जन्म हुआ 1913 में, तो पहली फिल्म जो बनी वो भारत की कहानी पे बनी, राजा हरिश्चंद्र, सबको पता है। राजा हरिश्चंद्र जो ऐसी कहानी है, ऐसा कथा है कि वो सतयुग को प्रस्तुत करता है कि सतयुग में एक राजा वैसे सत्यवादी थे। और दादा साहब फाल्के जो भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं और हैं, वो उन्होंने फिल्म उस पर बनाई, पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद जितनी फिल्में बनी सब साहित्य पे ही बनी है। देवदास जो फिल्म है वो 1925 में पहली फिल्म बन गई थी, देवदास पे मूक फिल्म थी। फिर 1935 में बनी, फिर 1936 में बनी, फिर 1948, 49, 50 में दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री में बनी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, और सुपरहिट होती जा रही थी देवदास। मतलब 13 फिल्में देवदास पे बनी हैं। 1926, 27, 28, अच्छा 26 समझते हैं ना आप लोग? कौन कौन नहीं समझ रहा है 26? हाथ कोई भी नहीं उठाएगा दादा, भले ही ना समझ रहा हो। और 26 भाई, तो 26, 27, 28 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों पर फिल्म बन गई थी। नातिर पूजा, विचारक, नौका डूबी, इन कहानियों पे मुंशी प्रेमचंद जी 33 में गए मुंबई। सिनेमा चल पड़ा था तो साहित्यकारों को लगा कि पैसा तो साहित्य में मिल नहीं रहा है, लेखनी में, तो सिनेमा की तरफ चला जाए, वहाँ कुछ लिखा जाए। तो मुंशी जी भी आकर्षित होकर चले गए बंबई। और मुंशी जी की खुद की लिखी हुई फिल्म है मिल मजदूर, 1934 में आई थी। और इस फिल्म का ये प्रभाव था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो मिल के मजदूरों का स्ट्राइक हो गया। उस समय बंबई, आज का मुंबई, कपड़े के मिल का हब हुआ करता था। और उन मिलों के मालिकों के जो अध्यक्ष थे वही सेंसर बोर्ड के भी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, स्ट्राइक हो गया, कुछ किया जाए। तो फिल्म को उतार दी गई, फिल्म की काट छांट शुरू हुई। सुनने लायक बात है, मैं बता रहा हूं आपको। काट छांट हुई, मुंशी जी बहुत उदास थे। उन्होंने कहा कि ये क्या भाई। और उसके बाद सेठ की बेटी के नाम से फिल्म दोबारा रिलीज हुई। मिल मजदूर का नाम रखा गया सेठ की बेटी। सेंसर बोर्ड ने कहा इतने कट से सब काटो। रीसेंसर हुआ और उसको फिल्म फिर से रिलीज की गई। फिल्म फिर उनको लगा कि और गड़बड़ है, उन्होंने फिर उतार दी। तीसरी बार फिर रीसेंसर हुआ, फिर कटा छटा। और मुंशी जी ये तमाशा देख रहे हैं। ये 1934 की बात बता रहा हूं। इस बार दया की देवी नाम से फिल्म रिलीज हुई। मिल मजदूर, सेठ की बेटी, दया की देवी। ये साहित्य का हश्र बता रहा हूं। एक साहित्यकार जो भारतवर्ष का स्वर्णिम हस्ताक्षर है हिंदी साहित्य का, मुंशी प्रेमचंद, उनकी लिखी हुई फिल्म की बात बता रहा हूं। ये तब की बात बता रहा हूं, 1934, 1934। और उसके बाद मुंशी जी ने अपने एक मित्र को एक चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि सिनेमा का जो उद्योग है शराब के व्यापार की तरह है। वहाँ व्यापारी जो चाहते हैं वही करते हैं, यहाँ भी जो चाहते हैं वही करते हैं। और उसके बाद वो वापस आ गए
लौट आए बंबई से इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, प्राचीन कालीन प्रयागराज, लौट आए और उन्होंने सरस्वती में बहुत ही खूबसूरत सिनेमा और साहित्य करके एक लेख लिखा, जो कि मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध लेख है। उसमें उन्होंने लिखा कि साहित्य का काम है सौंदर्य और आदर्श को स्थापित करना, और सिनेमा का काम है मुनाफा कमाना। ये बात लिखी है उन्होंने। तो इस तरह से साहित्य पे काम होता चला गया। उन्हीं के साथ उपेंद्र नाथ अश्क भी आए थे, और उन्होंने 1949 में एक नाटक लिखा, मशकेबाजों का शहर, नाटक लिखा उन्होंने। अब मशकेबाजों का शहर टाइटल से ही, शीर्षक से ही समझ जाइए कि वो नाटक क्या था। वो पूरा फिल्म इंडस्ट्री का पूरा ये था, उसमें रूपरेखा खींची हुई थी उन्होंने। तो साहित्य पे, लेकिन साहित्य पे फिल्में बनती ज रहीं और हश्र होता रहा। और बिमल रॉय की जो फिल्म बनानी थी, जब वो 1936 में देवदास में, उस समय वो कैमरामैन थे जब बरुआ जी ने फिल्म डायरेक्ट की थी, जब के एल सागल सावल थे उसमें। और जब 55 में उन्होंने फिल्म बनाई, खुद डायरेक्ट किया बिमल रॉय ने, तो उन्होंने देवदास ही सेलेक्ट किया कि देवदास पे ही फिल्म बनाऊंगा, और उसमें दिलीप कुमार जी को लिया उन्होंने। दादा, ये जो दोनों अलग अलग धाराएं हैं, इसको लेके हमेशा एक विचार विमर्श रहा है। फिल्म वाले कहते हैं कि भाई हमको ज़्यादा पता है कैसे चीज़ें बिकती हैं, साहित्य वाले कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एक दर्द इसके साथ और भी है। पिछले सत्र में हमने आदरणीय समीर जी से यहाँ पे बात की थी, गीतकार, कि एक से एक बेहतर साहित्यकार फिल्मों में रहे, चाहे आप राही मासूम रज़ा साहब की बात कर लें, साहिल लुधियानवी को भी हम सिर्फ गीतकार नहीं, बहुत बड़ा शायर मानते हैं, क्योंकि वो थे। प्रेमचंद जी का आपने जिक्र किया, एक से एक नाम है, उनकी फहरिस्त है। लेकिन फिल्म में लिखने वालों को साहित्य जगत ने, जैसे साहित्य वालों को फिल्म वालों ने जो है जगह नहीं दी, बहुत कम दी, उस तरह जो अदब की दुनिया है, जो साहित्य की दुनिया है, वो दोयम क्यों मानते हैं फिल्म में लिखने वालों को? ये एक धारणा है कि शायरों में बुलाना हो, कवि सम्मेलन में बुलाना, हमारे चंद लोग हैं, निदा फाजली साहब हो गए, या मजरूह सुल्तानपुरी साहब हो गए, या कैफ़ी आज़मी साहब हो गए, जो फिल्मों में भी लिखते रहे और साहित्यिक मंचों पर भी लगातार सक्रिय रहे, और कुछ नाम हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या लगता है? क्या रोजी रोटी कमाना या किसी चीज़ को कमर्शियल कर देना, उसका नुकसान उठाते हैं जो फिल्म में लिखने वाले लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, अब तो एक हो गई हैं। ये पहले वैसा कुछ था, वैसा हमने भी सुना था, हमने महसूस नहीं किया। तब मैं उतना परिपक्व उस तरह से हुआ नहीं था। हम तो थिएटर में ही जीवन गुजरा हमारा। सुबह उठते ही हम लाइंस करते रहते थे नाटक का, चाहे नहा रहे हों, चाहे सड़क पे जा रहे हों, नाटक का लाइंस 24 घंटा हम नाटक में ही रहते थे। तो ये सिलसिला कुछ 20 साल तक वैसे ही चला, 20 साल तक 24 घंटा नाटक में रहना, 20 साल तक। मतलब बस आने में देर हो रही है, बस स्टॉप पे खड़े हैं, देर हो रही है, तो पता चला कि लाइंस करते हुए 2 स्टॉप और आगे चले गए कि बस आ जाएगी, और वहाँ जाके खड़े हुए लाइंस कर रहे हैं, इतने खोए हुए हैं कि बस आई और चली भी गई, और पता नहीं चला, बस कहा कि अभी भी तो गई। तो उस तरह से, तो उस समय हमें उतना उसका ये नहीं था, लेकिन ये बातें हमने भी सुनी है, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। हम ये सत्र जो है करीब 1:15-1:20 के आसपास समापन करेंगे। मैं ये इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि दादा का हम पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और उनको सुनना वाकई इस तरह के मैंने उनसे नहीं, लेकिन लोगों को भूख भी लगी होगी दादा। बिल्कुल, हम 1:15 के आसपास, हाँ ठीक है जी। हम क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व को हम 40 मिनट या 45 मिनट में समेटना वाकई एक मुश्किल काम है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनको सुनना अच्छा लगता है। मैं एक चीज़ पर मैं एक चीज़ आपसे अपने आखिरी चरण में आता हूँ। हमें आपने वैसे 1:30 बजे मंच दिया, 12:30 मंच दिया है, 12:15 की जगह कि साहित्य से जुड़ना आपका, मैं बहुत सारे सवाल बीच में करना चाहता था लेकिन उसका समय नहीं है, कि साहित्य के साथ लगाव आपका कब और कहाँ से शुरू हो गया? क्योंकि अखिलामृतम जो बहुत सारे मित्र हैं वो जानते हैं साहित्य से जुड़े हुए, दादा की पहली पुस्तक है और हिंदुस्तान में साहित्य जगत में उसने अपना एक स्थान बना लिया है। इसकी परिकल्पना
आपको कहाँ से आई? और दूसरा मुझे इसमें ये पूछना है कि क्या कोई टोना टोटका भी आप करते हैं या जानते हैं? क्योंकि आपने लिखा है इस किताब में कि सब ब्रह्म मुहूर्त में लिखी हुई कविताएं हैं, तो ऐसे लिखने से ज़्यादा पॉपुलर होती है, तो हम भी उस समय उठें? ये मैं दो चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से पे लोग अगर उठना शुरू हो जाएं तो सबका जीवन बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का वो असर है, ब्रह्म मुहूर्त की जो ऊर्जा है, देखिए उन्होंने हाथ उठाया डमरू बजाते हुए, तो ब्रह्म मुहूर्त का तो खैर अपना आप में ये है। ये पुस्तक अखिलामृतम जो मेरी पुस्तक है, ये कविता संग्रह, ये मेरी पहली पुस्तक है और मैं लिखने के लिहाज से मैंने नहीं लिखा, मैंने अपने लिए लिखा। और ये कोरोना काल की देन है कि कोरोना में हमने उन दिनों कहीं जा नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, यहाँ तक कि बिल्डिंग में नीचे भी नहीं उतर सकते थे, बाहर भी नहीं जा सकते थे। ये सब था, सब काम खुद करना है परिवार के साथ मिलके। तो मेरा समय शुरू होता था रात को 11 बजे के बाद और मैं अपना काम शुरू करता था। तो अब चूँकि पढ़ता रहता हूँ मैं और बचपन से कविता पाठ करने का हमारा शौक़ रहा है, क्योंकि बचपन में ही संस्कार मिल गया था कि कोई भी मेहमान आए, सारे भाई बहन लाइन लगा के भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो ये पाठ शुरू हो जाता। मैं इतना बड़ा था, सबसे छोटा अपनी पीढ़ी में, तो मैं लास्ट में बोलता था हितकारी। तो वो जो था वो हमारा चलता रहता था। तो जो मैं कविता पाठ, चूँकि एक एक्टर को करना बहुत आवश्यक है, कविता का एक अपना लय होता है, उन शब्दों का लय होता है, और कविता पाठ आप अगर एक्टर नहीं भी हैं ऐसे भी करें तो जीवन का जो एक लय है, जो सृष्टि का लय है, वही जीवन का लय है। उससे ऐसा तारतम्य बनेगा, मेरा प्रयोग किया हुआ है, ऐसा तारतम्य बनेगा, ऐसा सामंजस्य होगा, ऐसे लयबद्ध होंगे आप लोग कि मैंने अद्भुत, ये प्रयोग है मेरा। तो वो मैंने लिखना शुरू किया और वो अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ। और इसकी सारी कविताएं मैंने ब्रह्म मुहूर्त में लिखी हैं। 25 कविताओं का संग्रह है, 23 हिंदी खड़ी बोली है और 2 जो है वो भोजपुरी में है, क्योंकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ वही बोलती थी, मैं बचपन से वही बोलता आया हूँ। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी की रचनाओं में कोई जो रचनाकार है अपनी भाषा का भी रचना डाला हुआ है। ये मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला विद्वानों के माध्यम से। तो ये पुस्तक आ गई और उसके बाद ये पुस्तक का रूप ले लिया इसने। दादा, इस बात के लिए तो एक बार मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां कि अपनी जड़ों को जो लोग नहीं छोड़ते। 25 कविताओं में से 23 हिंदी की हैं, लेकिन 2 भोजपुरी की। जो जिस भी भाषा से, जिस भी प्रांत से, जिस भी धर्म, जिस भी जगह से आता हो, अपनों के साथ ये श्रद्धा भाव रखना। श्रद्धा रमानी जी हैं? हाँ, श्रद्धा भाव रखना बहुत अच्छा होता है। बड़ी श्रद्धापूर्ण माहौल में आज का ये आयोजन हुआ। दादा, बहुत सारी लिस्ट बना के लाया था मैं आपसे बात करने की, लेकिन क्योंकि समय की अपनी मजबूरियाँ हैं, मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ बिल्कुल अंत में। जैसा आपने कहा कि कविता पाठ का एक अलग आनंद है, लेकिन वो अगर आदरणीय अखिलेंद्र मिश्र जी की कविता हो और उन्हीं के द्वारा वाचन हो तो बहुत कमाल की बात होगी। कोई भी एक कविता, या आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको, मुझे सारी कविताएं इसकी पसंद है और आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अमेज़ॉन पर है दादा ये पुस्तक? ये अमेज़ॉन पे है, ये अमेज़ॉन पर है, पढ़नी चाहिए। कोई एक कविता आप अपने मन से, या जो पश्चिम और पूरब की हमारी जो भाग दौड़ है, हम पश्चिमी हो जाना चाहते हैं, पश्चिम वाले पूरब हो जाना चाहते हैं, उस पर आपने बहुत कमाल का तंज किया है। अगर आप बेहतर समझे वो, या जो भी आपका मन हो, कोई एक कविता हम लोग चाहते हैं समापन में। छोटी कविता सुना देता हूँ, चूँकि जो आप बेहतर समझे। उमाशंकर जी का चेहरा दिख रहा है बार बार। हाँ, अमीर चेहरा, और अमीर, उनका चेहरा कम और घड़ी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो कोई छोटी सी कविता सुना देता हूँ। ये कोरोना काल की ही कविता है, जब हमने उस समय लिखी थी। प्रकृति मनुष्य को चेतावनी दे रही है, और प्रकृति मनुष्य से क्या कह रही है ये सुनिए। शीर्षक है चेतावनी। स्वागत दादा। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार,
त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार? क्या बात, वाह। करो और दुर्व्यवहार, अभी शेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव मानव में नहीं, प्रकृति और मानव में होगा। क्या बात, वाह। हमने तुम्हें बनाया मानव और तुम पशुता पे उतर आए। हमने तुम्हें बनाया समर्थ और तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा, जड़ हो या चेतन, तुमने नहीं छोड़ा किसी को। तूने काटे पेड़, जंगल, तूने तोड़े पहाड़। सुना तुमने कभी पहाड़ों का चिंगाड़? वाह। सुना तुमने कभी जंगलों की पुकार? सुना तुमने कभी नदियों की चित्कार? जल को किया दूषित, वायु हुआ प्रदूषित, काट रहे पशुओं को लगातार, मार रहे मवेशियों को बारंबार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू शर्म से बेशर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी, तू मानवता पे कर रहा अत्याचार, मानव मानव पे ही कर रहा, मानव मानव का ही कर रहा संहार। तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। ये सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है। बुद्धि का किया और अधिक प्रयोग तो होगा विध्वंसक। अभी भी समय है, अभी भी समय है। समझ जा, संभल जा, सुधर जा, हो तैयार, कर विचार। जाना होगा बुद्धि के आगे। बुद्धि के आगे चेतना है, चेत जा। मैं फिर कहता हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार। कौन जिम्मेवार? बताइए कौन जिम्मेवार? क्या बात। धन्यवाद। तालियां जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों को और उन तमाम मित्रों को जो दिन रात लगे रहते हैं, बहुत आसान नहीं होता है। एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए और आप लोगों के लिए। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मंच साझा करना वाकई एक खुशी और गुरूर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिश्रा साहब, एक मैं बात कहना चाहता था ख़त्म करने से पहले। मैंने आपकी जो फिल्म देखी थी बहुत पहले, गंगा जल, अराउंड आई थिंक 2002 या वो, उसमें जो आपका रोल था ना, वो एक ऐसी समाज की बात करता है जो आप लोगों ने अगर देखी हो। याद है? किसी को याद है वो डायलॉग गंगा जल का? यस बताइए, किसी को याद है? नहीं, ये तो साला होना ही था। ये बात ही हमारे पूरे समाज की, मतलब ही इज ए पर्सन हु नोज कि ये तो होने ही वाला है। आई नो। तो वो हमें मतलब एक अलग ही इतना सा डायलॉग वो पूरी समाज की कहानी बता देता था और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे वो डायलॉग अभी भी याद है और मैं उसकी वजह से बहुत बार प्रभावित हुआ उस बात से। और मुझे लगता है कि वो डायलॉग आपसे अच्छा कोई नहीं बोल सकता था। आप पेट निकाल के जाते हैं ऐसे और बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो सब ऐसे ही है दुनिया, तुम कितना ही कर लो। सर वो डायलॉग दैट्स अ वंडरफुल। मतलब हम उसके बारे में, वो अपने आप में एक बड़ी फिलॉसफी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमाशंकर जी, आपके इस यज्ञ में हमने भी एक आहुति दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबका धन्यवाद।
Now I would like to request Uma Shankar sir to present the memento.